ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। आचार्य देवव्रत जी, गवर्नर गुजरात सर, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है पूरा विश्व डरा हुआ है और स्वाभाविक भी है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है इम्यूनिटी जो है उसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है, किस प्रकार से वो मददरूप हो सकता है, किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि कोरोना महामारी विश्वव्यापी है और अभी तक इसका कोई वैक्सीन दवाई उपलब्ध नहीं है। एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ जो लोग हैं, उनका मानना है कि यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जितनी मजबूत होगी तो ऐसे लोग इस बीमारी का भली प्रकार मुकाबला करेंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। तो अब हमारे पास में केवल दो ही तरीके हैं कोरोना से बचने के। एक तो सरकार की गाइडलाइन कि हम हाथ धोते रहें, मास्क पहन करके रखें, स्वच्छता का ध्यान करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करें। ये तो सबके लिए, हम सब के लिए अनिवार्य है। लेकिन यदि इसके साथ हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो हम निश्चित रूप से इस बीमारी को मात देंगे। और ये मेरे और आपको भी जानकारी है कि यूरोप में, अमेरिका में जिस ढंग से मृत्यु दर इस रोग के कारण है वो बहुत ज़्यादा है और भारत में उनके मुकाबले हमारी स्थिति अच्छी है। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि भारत के लोगों का खान पान, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का रहन सहन, ये बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना इस रोग से निजात पाने का सर्वोत्तम तरीका है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ऐसा गीता में लिखा है कि आहार की शुद्धता ही विचारों की, शरीर की स्वस्थता का बहुत बड़ा कारण बनता है। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर इतना बल दिया है कि कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। और आयुर्वेद हमारा जो ग्रंथ है, जो केवल स्वास्थ्य को बनाने का ही आधार जिसमें है, इम्यूनिटी बढ़ाने का ही कार्य जिसकी औषधि करती है, वहां लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति चाहता तो उसके लिए सबसे पहला उसका धर्म है शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाना। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, अनेक स्थानों पर इस प्रकार का वर्णन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। तो शरीर स्वस्थ है, उसी में ही स्वस्थ आत्मा और मन रहते हैं। तो उसके लिए जो हमारा खान पान है, उदाहरण के लिए मैं निरंतर कई वर्षों से इस अभियान में लगा हूं पूरे देश में कि हम प्राकृतिक आहार लें, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा। जो रासायनिक और कीटनाशकों का भोजन है वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है। इस समय हमारे खेतों में यूरिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दुनिया भर के अंधाधुंध डाला जा रहा है और उसका परिणाम ये कि हमारा जो अन्न है, फल है, दूध है, साग है, सब्जियां हैं, वो सभी रोग युक्त होकर के इनकी जो पावर है, क्षमता है, वो इतनी कमजोर है कि मनुष्य को वो शक्ति उतनी नहीं दे पाती। यदि हम भारतीय नस्ल की देसी गाय, जिसके दूध को पूरी दुनिया ने A2 का नाम दिया, उसका सेवन करें और प्राकृतिक आहार, नेचुरल फार्मिंग, जो हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की मैं बात करता हूँ, और लगभग 2 लाख गुजरात के किसानों में अब तक हमने इस पद्धति का प्रचार किया है।
और हिमाचल प्रदेश में 50,000 किसान नियमित रूप से इस खेती को करते हैं। उसमें जो साग सब्जी आदि जितना भी फल उपलब्ध है वो पूर्ण निरोगता को प्रदान करता है, उत्तम स्वास्थ्य के देने वाला है और व्यक्ति की वाइटल फोर्स को मजबूत बना करके रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। प्रयास हम करें कि हम शाकाहारी भोजन की ओर लौटें। ये भी बात दुनिया के सामने आ चुकी है। अब तक जो भयंकर रोग दुनिया में आए, एड्स आई, स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, अब कोरोना आया, ये सब पशुओं से, पक्षियों से मांसाहार प्रयोग करने से आए। ऐसा आहार कभी भी उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला नहीं होता, क्योंकि कोई भी मांस तुरंत सड़ना शुरू हो जाता है, जबकि हमारी साग सब्जियां दुकानों पर 8-10 दिन तक रखी रहती हैं तो भी नहीं सड़ती। मांस को आप रखेंगे तो वो तत्काल सड़ना शुरू होता है, तो जब अंदर जाएगा तो अंदर भी वही स्थिति पैदा करेगा। तो उससे हमारा शरीर रोग से लड़ने की ताकत खो देता है। इसलिए हमें फल हैं, साग हैं, सब्जियां हैं, A2 दूध है, उसके उत्पाद हैं, ऐसा आहार और सैर, व्यायाम, प्राणायाम, ऐसी दिनचर्या, इन दोनों का यदि हम समावेश करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी निश्चित रूप से इम्प्रूव होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि माता से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता और गाय को हम लोग माता कहते हैं और आपका बड़ा अभ्यास भी रहा है। ऐसे में गाय से जुड़े कैसे उत्पाद हो सकते हैं जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं? और हमारा जो आयुर्वेद है, भारतीय शास्त्र है, उसमें तो कहा गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माँ ऐसे ही है जैसे हमारी माँ अपने बच्चे को पाल पोसने की क्षमता रखती है। हमारी माता के दूध समाप्ति के बाद गाय माता ऐसी कि जो आजीवन हमें दूध देती है और उसके दूध में सब तरह के प्रोटीन, विटामिन, सब तरह की पूर्णता विद्यमान है, इसलिए वो अति उत्तम माना गया। उसके साथ गाय का गोबर और गोमूत्र, जिस पे आयुर्वेद में बड़ा वर्णन मिलता है गाय के पंचगव्य का, गाय का घी, गाय का दही, गाय का छाछ, गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, ये पंचगव्य से अनेक प्रकार के असाध्य रोगों को दूर करने के लिए औषधियां बनती हैं, जो मानव की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाती हैं। यदि उन चीजों का प्रयोग हम उस रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को शारीरिक मजबूत बनाएगी और रोग से लड़ने की ताकत वो देगी। तो हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय है, इनका तो मैंने लैब में रिसर्च करवाए हैं गोमूत्र पे और गोबर पे। अब देसी गाय का 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु पाए हैं, जो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि हॉस्टन फ्रीजन और जर्सी गाय के 1 ग्राम गोबर में 70 से 78 लाख जीवाणु पाए और हमारी में 300 करोड़। तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। ऐसे ही गाय के जो गोमूत्र है उसमें अनेक तरह के खनिज हैं जो हमारे लीवर को, किडनी को, अंदर के सिस्टम को बड़ा स्वस्थ बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों को तत्काल लाभ पहुंचाते हैं। तो पंचगव्य जो है वो सभी मानव शरीर के स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। सौभाग्य से हमारे गुजरात प्रांत में गिर कांकरे जैसी बहुत उन्नत ब्रीड हैं। यदि हमारे सभी किसान बंधु उनकी नस्लों को और उन्नत करते हैं और घर घर में गाय जाती है तो वहाँ रोग आने ही संभव ही नहीं है, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो। अच्छा जी, एक बात समझनी थी कि देखा गया कि कोरोना जो है ग्रामीण इलाके में कम देखने को मिला है, शहरी इलाके में ज़्यादा है।
आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा, आप क्या मानते हैं क्या वजह हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत ही अच्छा। देखिए, शहरों में क्या हो गया कि शहरी व्यक्ति सुख सुविधाओं में ज्यादा लिप्त हो गए। वो एसी के बिना नहीं रह पाते, सवेरे देर से उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं, खान पान उनका वही फास्ट फूड जंक फूड का ज्यादा आहार बन गया है और उनकी दिनचर्या बराबर नहीं है। गांव का आदमी अब भी प्राकृतिक वातावरण में रहता है, शारीरिक मेहनत खेतों में करता है, सभी लोग परिश्रम का जीवन जीते हैं। इस करके उन लोगों में शारीरिक क्षमता ज्यादा है और शहरी लोग सुविधा भोगी ज्यादा होने से वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, बौद्धिक रूप से तो आगे हैं लेकिन शारीरिक रूप से वो कमजोर है। इसलिए कोरोना जैसा लोग ये तो उन्हीं को पकड़ता है जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इसलिए शहरों में अनेक लोग, कोई हार्ट की प्रॉब्लम लिए बैठा है, कोई डायबिटीज को लिए बैठा है, किसी को अस्थमे का रोग है, कहीं कैंसर के चक्कर में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों में कोरोना एकदम उनको जकड़ता है और दुख की स्थिति में पहुंचाता है। गांव का आदमी संघर्षशील है, परिश्रमी है और प्रकृति वातावरण में जीता है, इस करके वहां कोरोना जाता भी है तो वो उन लोगों पर हावी नहीं हो पाता, जा करके वापस आ जाता और वो स्वस्थ रहते हैं। मुझे आप जैसे बंधुओं से, डॉक्टर से जानकारी मिली कि कोरोना अब अपने कई तरह के रूप बदल के आ रहा। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनमें टेस्ट कराते हैं तो कोरोना मिलता है लेकिन लक्षण एक भी नहीं मिलता और वो कोरोना आकर के चला भी जाता है, उनको पता भी नहीं लगता। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रोंग का परिणाम है। आपके हिसाब से इस दौर में जीवन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक? सवेरे सूर्य उदय से पहले व्यक्ति को हर स्थिति में जाग जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद में जो लोग सोते हैं तो अनेक प्रकार के रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं। सूर्य का काम है पानी को ऑब्जॉर्व करना, पानी को सोखना। जब हम सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो हमारी जो आंतों में मल है वो पानी और मल मिला हुआ होता है। हम सोते हैं तो पानी को क्योंकि सूर्य खींचता है तो ऐसे लोग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के स्थायी मरीज बन जाते हैं। सूर्य उदय से पहले उठना और उषापान, कुछ पानी पीना, कुछ भ्रमण करना और पेट को साफ रखना, ये अति आवश्यक है। सब रोगों की जड़ है पेट में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का होना। और वो सवेरे वक्त उठने की आदत, पानी पीने की आदत, व्यायाम और प्राणायाम करेंगे तो हमारी पूरे शरीर का एक एक अंग क्रियाशील होगा और वो मलों का विसर्जन ठीक प्रकार से करेगा। एक बात। दूसरा, हम जो प्रातः रास लेते हैं उसमें ज्यादा अंकुरित चीजों का प्रयोग करें, स्प्राउट आहार का प्रयोग करें, फलों का प्रयोग करें। ऐसी चीज हल्की लें जिससे हमारा पेट भी स्वस्थ रहेगा। और ये जीवित आहार है। हम आजकल मरा हुआ आहार ले रहे हैं। लोग कहेंगे मरा हुआ आहार और जीवित आहार क्या है? उदाहरण के लिए आप किसी भी अनाज के एक दाने को लें और उस दाने को धरती में बो दें तो वो पौधा बन करके अनेक दानों को पैदा कर देगा। और उसी दाने को आप लें और घर में किचन में जाकर तवे के ऊपर भून दें और उस भुने हुए दाने को धरती में बो दें तो वो कितने दानों को जन्म देगा? वो पैदा ही नहीं करेगा कुछ। तो मैं और आप आजकल जो आहार ले रहे हैं वो इतना तलते हैं, भूनते हैं, इतना उसके वाइटल फोर्स को समाप्त कर देते हैं कि वो मृत आहार होता है जो जीवन नहीं देता। इसलिए हमारे जो पके फल हैं वो जीवित आहार है। हमारे जो अंकुरित स्प्राउट आहार वो जीवित आहार है। वो तत्काल स्फूर्ति देने का काम करता है।
इसलिए साग सब्जी जो बनाए तो उसको तले भुने नहीं, बॉयल करें, और कम से कम उनमें तेल लगा करके घी से जलाना, पराठे इस प्रकार का गरिष्ठ बनाने से उसका पाचन उतना ही कमजोर बनता है। तो दोपहर का आहार भी हमारा चावल है, चपाती है, दाल सब्जी, हरी सब्जी है, छाछ है, दही है, ऐसी चीजें जो हमारी माताएं हमारे घरों में ताजा बनाती हैं, ऐसा आहार हम लें। ऐसे ही 4 बजे आप किसी फल का सेवन कर सकते हैं, किसी फल का रस ले सकते हैं, नींबू पानी, शहद का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में पाइए, जो गर्म होने पर भी नहीं जलती। नींबू है, संतरा है, इस प्रकार के फलों का प्रयोग हमारे में विटामिन सी का प्रयोग करें। एक बीच में चर्चा, आजकल हम लोग इतने सुविधा भोगी हो गए कि हम धूप नहीं ले पाते, जबकि भारत देश का सौभाग्य है कि सूर्य यहाँ सारा दिन अपना प्रकाश देता है, लेकिन हम उससे बचते हैं। और अभी जो कोरोना रोग के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विटामिन डी और सी पर्याप्त होगा तो कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। तो विटामिन डी तो सूर्य की धूप से मिलेगा, और सी नींबू है, और आपका आंवला है, संतरा है, जो खट्टी प्रकृति के फल हैं, उन सब में विटामिन सी है। ऐसे फलों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। और रात को एक हल्का दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, और इस प्रकार का हरी सब्जी है, चपाती है, जो अनुकूलता वो ले ताजा, और प्राकृतिक आहार होगा तो वो इम्यूनिटी के लिए और भी अच्छा होगा। शिक्षण काफ़ी प्रभावित हुआ, एजुकेशन, और आप खुद शिक्षक हैं, आपका क्षेत्र भी वही। ऐसे में आपको ये जो आपदा आई और जो भी चीज़ें हुई, आपको क्या अब फर्क नज़र आ रहा है कि क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर में? देखिए, मैं समझता हूँ कोरोना ने एक प्रकार से पूरी दुनिया की मानसिकता को बदल दिया है। हम किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन काल में एक ऐसी महामारी आएगी कि जो सारी दुनिया ही जिससे ग्रस्त हो जाए। अब हमारी जीवन शैली में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जैसे ईस्वी सन से गणना चलती थी कि पूर्व ईस्वी सन से पूर्व और ईस्वी सन के बाद आने वाले समय पर ये गणना चलेगी कोरोना, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। ऐसा एक युग आएगा। उदाहरण के लिए, हमारी विवाह शादियों में कितना जमघट होता था, हमारे छोटे छोटे कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ जुटती थी, हमारे राजनीतिक लोगों की रैलियों में भीड़ जुटती थी, कोई सामाजिक संगठन थे उनमें भीड़ जुड़ती थी, हमारे धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उनमें भीड़ उमड़ती थी। इस कोरोना के कारण अब ये सब चीजें समाप्त होने वाली। एजुकेशन में भी निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। इस समय जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं कोरोना के भय से, जब तक इसकी वैक्सीन, मेडिसिन नहीं आती, उस समय तक हमें ज्यादा अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमारी ऑनलाइन जो सिस्टम है वो पढ़ाई का माध्यम बनेगा। जो लेटेस्ट हमारी टेक्नोलॉजी है उसका ही प्रयोग हमारी पढ़ाई का माध्यम बनेगा तब तक, क्योंकि हम छात्रों को इकट्ठा बहुत कर नहीं सकते। तो इससे हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे उसका आधार केवल हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक ढंग का ही रूप आने वाले समय पर संभव है। लोगों की सोच में या समाज जीवन में कुछ बदलाव नजर आ रहा है सर? हाँ, एक तो मेरा अपना व्यक्तिगत मान्यता, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चला था, स्वच्छता अभियान, अब इस दिशा में स्वाभाविक रूप से लोग सचेत रहेंगे। स्वच्छता का वातावरण अपने यहाँ और
ज्यादा पल्लवित पुष्पित होगा, ये पूरी की पूरी संभावना है। एक मैं समझता हूं कि लोगों में अवेयरनेस आने से सोशल डिस्टेंसिंग ये स्वाभाविक रूप से लोगों में अब प्रचार इतना हो चुका है, उसके प्रति लोग गंभीर बनेंगे। जैसे दिनचर्या में हमारी ड्रेस अनिवार्य होती थी, अब उसमें मास्क भी एक अनिवार्य चीज बनेगी। व्यक्ति अपना सब सामान लेके चलता तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले वो मास्क ढूंढेगा और ये एक जीवन शैली का अंग बनने वाली। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से समाज में एक आएगा, और जब ये रोग कोई वैक्सीन आएगी, कमजोर पड़ेगा, तो जीवन शैली फिर नॉर्मल शुरू हो जाएगी। हम लोगों की सोच में भी एक बदलाव आएगा। पुलिस के प्रति जो सोचते थे, नर्सेज के प्रति सोचते थे, डॉक्टर के प्रति सोचते थे, उसमें हाँ, आपने बड़ा अच्छा किया। निश्चित रूप से हमारी पुलिस के प्रति एक नकारात्मक सोच रही, और सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स नर्सेज के प्रति भी यही रहता था, जी हमारी उपेक्षाएं होती हैं, प्राइवेट जगह पर लोग जाना पसंद करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस महामारी में, इस दुख की घड़ी में सबसे ज्यादा रक्षक हमारे यही लोग बने। पुलिस ने 24 घंटा जान को जोखिम में डाल करके और इतना भला ढंग से उनको ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके, उनको ऊपर आक्रमण किए, लेकिन उसके बाद भी वो संयम बरतते हुए सेवा लगातार करते रहे। वही स्थिति हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग, जिन्होंने एकजुटता का परिचय, और कोई व्यक्ति ने अपना मुंह नहीं मोड़ा ड्यूटी से, जिम्मेदारी से, सब ने ईश्वरीय कार्य मानते हुए सेवा भाव से पूरे देश में जिस लगन से काम किया है, उसी का परिणाम है कि संक्रमित लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमारे रक्षक रात दिन हमारे लिए खड़े हैं। तो उससे एक बड़ा सकारात्मक वातावरण बना है, और जो डॉक्टर्स, नर्सिस, सरकार ने जो काम किए हैं उनके प्रति लोगों की बड़ी आस्था और उनके प्रति सद्भाव पैदा हो। जिस प्रकार से सर भारत ने टैकल किया है इस सप्ताह को, विश्व में क्या संदेश गया होगा, और आपको लग रहा है कि देश ने दुनिया को भी एक दिशा दिखाई? निश्चित रूप से आप देखिए कि भारत आबादी की दृष्टि से दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। विभिन्न मत मतांतर विचारधाराओं के लोग, इतनी बड़ी आबादी के देश के साथ वो सुविधाएं जो यूरोप जैसे विकसित राष्ट्रों के पास थी वो भी हमारे पास नहीं थी। इसके बावजूद भी हमारी सरकारों ने, हमारे नेतृत्व ने जिस ढंग से लोगों में जागृति, अवेयरनेस और निर्णय लेने का काम किया, वो पूरे विश्व के लिए एक संदेश। दूसरा, पता लगा कि क्लोरोक्विन नाम की एक दवाई इसमें सहायक है। लगभग 250 देशों में भारत ने एक मानवता का परिचय देते हुए उन दवाइयों को भेजने का काम किया, और अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के टेलीफोन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास धन्यवाद के लिए आए। अब आप देखिए, कुछ देश हैं कि जो उग्रवादी हमारे यहाँ भेज रहे हैं, वो लोगों को गोली से मारते हैं, हमारी गोली लोगों को जीवन दान दे रही है। तो मेडिसिन, दवाई जो लोगों की जीवन रक्षक है, वो भारत ने भेज करके भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कहते नहीं, हमने करके दिखाया। तो इससे सारी दुनिया के लोगों में भारत के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा हुआ है। क्योंकि आपके सामने उम्र में भी मैं बच्चा हूँ और अभ्यास में भी बच्चा हूँ। जब भी बच्चा डिप्रेशन में आता है, चिंता में आता है, तो प्रिंसिपल के पास जाता है, आचार्य के पास जाता है। और आप तो
अच्छा संजोग ये भी है कि हमारे राज्य के गवर्नर भी हैं। आपका क्या संदेश हो सकता है जो लोग मायूस हो चुके हैं या दिशा तलाश रहे हैं उनको? देखिए, हमारी संस्कृति में गीता में लिखा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये जीवन है। इसमें सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लाभ भी होगा और हानि भी होगी, दिन भी आएगा, रात भी आएगी। दिन चाहे कितना लंबा हो, रात आएगी। रात चाहे कितनी लंबी हो, दिन फिर भी आएगा। ये सिद्धांत है। जीवन में सदा कष्ट और दुख सदा रहते नहीं, और सदा दुख रहते नहीं, सदा सुख रहते नहीं। इसलिए कोरोना जैसी बीमारी आई है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन समय के साथ इनका अंत होगा। ये जीवन की सच्चाई नहीं है, आई है, स्वीकार करनी पड़ेगी। हमने अपने मनोबल को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, चाहे बालक है चाहे बड़ा। हमारे यहाँ कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और कभी घबराना नहीं। कष्ट आया है, लेकिन इसका निदान ढूंढने का प्रयास हमने जो चर्चा की है और अनेक लोग करते हैं, उनको समझ करके विवेक के साथ इससे बाहर निकलना चाहिए और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, सकारात्मक अपनी सोच बनाएं, हर समय पॉजिटिव सोचें। ये चीजें आपके मन को मजबूत करेंगी और हम इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।